नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। नमस्कार नमस्कार, सब लोग ठीक हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, नमस्कार नमस्कार। वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है? कल हमने स्टार्ट किया था उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान, और उद्यान विज्ञान में अपने बात कर रहे थे उद्यान विज्ञान की शाखाएं। उद्यान विज्ञान की शाखाएं। उद्यान विज्ञान की शाखाओं में हमने बात की थी एक तो पोमोलॉजी की, और एक हमने बात की थी ओलेरिकल्चर की। है ना? चलिए, इनके बारे में तो मैं बता चुका हूं, पोमोलॉजी क्या है, ओलेरिकल्चर क्या है। अब बात ही थी कि पोमोलॉजी में स्टडी किसकी करते हैं, आप पढ़ चुके थे। फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, और ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन है वो किया जाता है। ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है, ये बात है। लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये बता रहा था कि फल और सब्जियों में क्या डिफरेंस होता है। फल और सब्जियों में क्या डिफरेंस होता है, तो हमने एक पुष्प डायग्राम की भी बात की थी, है ना, फ्लोरल डायग्राम की भी बात की थी। उस समय मैंने आपको ये क्लियर किया था कि पौधे में जो लैंगिक भाग होता है ना भाई, जो पुष्प होता है वो लैंगिक भाग होता है। पुष्प को छोड़ के सारे वानस्पतिक भाग, या जिनको अपने क्या बोलते हैं, काय के भाग है वो बोलते हैं। ठीक है, यहां तक अपना डिस्कस हुआ था। अब हम बात करते हैं फल और सब्जियों में क्या डिफरेंस है। तो कल मैंने आपको फल और बीज की वानस्पतिक परिभाषा बताई थी। फल की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि जो निषेचित परिपक्व अंडाशय होता है। वानस्पतिक परिभाषा, बोटनिकल डेफिनेशन, मैं हॉर्टिकल्चर डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। हॉर्टिकल्चर डेफिनेशन तो हमें आज पढ़नी है। वानस्पतिक रूप से जो परिभाषा है, यानी बोटनिकल जो डेफिनेशन है, वो फ्रूट की डेफिनेशन क्या है। अभी तो कल वाला समझ लो रिवाइज हो रहा है एक बार। निषेचित परिपक्व अंडाशय। निषेचित परिपक्व अंडाशय को क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। फिर कल मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर बिना निषेचन के फल बन जाता है तब आप क्या बोलते हो? पार्थेनोकार्पिक फल। पार्थेनो कार्पिक फल बोलते हैं। लेकिन ये तो रेयर चीज है ना भाई, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, या हिंदी में, प्योर हिंदी में आप अनिषेचक फल बोलते हो।
ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये कॉमन नहीं है। कॉमन तो ये है कि निषेचित परिपक्व अंडाशय होता है, फर्टिलाइज मैच्योर ओवेरी जो होती है वो क्या होता है, फ्रूट होता है। यहां तक हमारा डिस्कस हुआ फल में ना। इसके साथ साथ मैंने आपको बीज की भी डेफिनेशन क्लियर कर दी थी, सीड की, वो भी बॉटनिकल डेफिनेशन, सीड साइंस की नहीं, वो तो जब हम बीज वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे। बीज की बॉटनिकल डेफिनेशन क्या होती है, निषेचित परिपक्व बीजांड, निषेचित परिपक्व बीजांड जो गुणन करता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कल मैंने आपको बता दिया था, जो गुणन करता है, मल्टीप्लेक्शन करता है, जो मल्टीप्लेक्शन है वो करता है। तो ये अपने कल बात कर ली थी। और मैंने कहा था कि बिना निषेचन के क्या है, बिना निषेचन के भी बीज है वो बन जाता है। बिना निषेचन के जो बीज बनता है उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब होता है असंग जनन। क्या होता है, असंग जनन। भाई बिना निषेचन के भी बीज बन सकता है और बिना निषेचन के भी फल बन सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम घटनाएं होती है, बहुत ही रेयर घटनाएं होती है। फिर मैंने कहा था पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में कंफ्यूज ना हो, इसलिए एपोमिक्सिस का एक प्रकार होता है पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, बिना निषेचन के बीज बनना, क्योंकि असंजनन भी तो क्या है, बिना निषेचन के बीज बनना है। और पार्थेनोकार्पिक है वो क्या है, बिना निषेचन के फल बनना। अब पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस शब्द में कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे, इसके लिए मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बात बताई थी और वो बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये तो बात होगी हमारी कल तक की, है ना। अब हम बात करते हैं कि फल की उद्यान विज्ञान की परिभाषा क्या है, या एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है, और वेजिटेबल और फल में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये तो तय है कि जो फल बनेगा ना, कल आपको जब फ्लोरल डायग्राम बनाया था, पुष्प का चित्र बनाया था, उसमें ये क्लियर कर दिया कि फल जो बनेगा ना वो बनेगा तो अंडाशय से ही, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। तो वो निषेचन की बात बनता है और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बिना निषेचन बनता है, जैसे केला है। अब अंडाशय से फल बना, चाहे वो निषेचन से बना है, चाहे वो बिना निषेचन के बना है, चाहे फर्टिलाइजेशन से बना है, चाहे वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बना है, कैसे भी बना। अब जब सबसे पहले क्या होगा, एक चीज में और ध्यान देना, आप एक चीज में कई बार कंफ्यूज है वो हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, एक होता है फ्लावर बड डिफरेंशिएशन, पुष्प कलिका विभेदीकरण, पुष्प कलिका विभेदीकरण। एक तो होता है पुष्प कलिका विभेदीकरण, एक होता है पुष्पन, जिसको आप अंग्रेजी में फ्लावरिंग बोलते हैं, और एक होता है फल कलिका विभेदीकरण। और एक होता है फलन। ये तीन शब्द अभी से क्लियर करके चलोगे तो ठीक रहेगा। फलन यानी फ्रूटिंग, और फल कलिका विभेदीकरण फ्रूट बड डिफरेंशिएशन, पुष्पन यानी फ्लावरिंग, और पुष्प कलिका विभेदीकरण का मतलब होता है फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। देखो जैसे मैं आम का एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपके क्वेश्चन भी तो याद हो जाए ना। ये आम है, इस आम के अंदर सबसे पहले पुष्प कलिका बननी स्टार्ट होगी, फूल खिलेंगे नहीं भाई, पहले तो कलिका लगेगी, वो विकसित होकर जब अपना अधिकतम आकार ले लेगी फिर फूल खिलेगा। तो पुष्प कलिका का लगना ही पुष्प कलिका विभेदीकरण है। कलिका भाई छोटी सी कलिका बनी है, फिर वो धीरे धीरे पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, फिर फूल खिलेगा। तो पुष्प कलिका विभेदीकरण आम के अंदर अक्टूबर में होता है। कब होता है, आम में अक्टूबर में होता है, यानी कलिका बननी अक्टूबर में स्टार्ट होती है, अक्टूबर में। अब ये कलिका पूर्णतः विकसित हो जाती है फरवरी मार्च में, और फरवरी मार्च में फूल खिलता है। जो फूल खिलने का समय होता है वो पुष्पन होता है। पुष्पन का मतलब फूल खिलना, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे आम में फूल खिलने का समय कौन सा होता है, फरवरी मार्च होता है।
अब कई बार बच्चों को तो ये तो पता होता है क्योंकि आप अपनी किताब में पढ़ लेते हैं पुष्पन का समय आम में फरवरी मार्च है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुष्प कलिका विभेदीकरण का समय कौन सा है। तो पुष्प कलिका विभेदीकरण यानी वो कलिका बननी स्टार्ट हुई है, फिर भाई वो विकसित होगी, फिर फूल खिलेगा। तो आपको उत्तर अक्टूबर देना होता है, आप फरवरी मार्च दे देते हैं। तो पुष्पन अलग चीज है, पुष्प कलिका विभेदीकरण अलग चीज है। कलिका बननी स्टार्ट हुई वो पुष्प कलिका विभेदीकरण है। जब वो कलिका फूल बन के खिल जाएगी तो वो क्या है, पुष्पन है, फ्लावरिंग है। अब जिस समय फ्लावरिंग होती है तो फूल खिलते ही उसके तुरंत बाद 1 दिन में 2 दिन में निषेचन हो जाता है, 1 डेज में 2 डेज में निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और निषेचन होते ही क्या है, उसका अंडाशय है वो फल में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस समय पुष्पन होता है उसी समय फल कलिका विभेदीकरण होता है, सेम ही टाइम होता है क्योंकि फूल खिलेगा। फूल खिलने के तुरंत बाद क्या होगा, निषेचन, और निषेचन के तुरंत बाद जो अंडाशय है फूल का, ओवेरी है, वो तुरंत फल में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो पुष्पन का समय और फल कलिका विभेदीकरण का समय हमेशा सेम होता है हर पौधे में। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं कह रहा हूं ना, आपको क्रॉप तक पहुंचोगे ना, फसलों तक, तो रटने वाली चीजें तो बचेगी नहीं, आपके दिमाग में सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है फलन। फलन किसे कहते हैं, जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जिस समय आप फलों को तोड़ सकते हो ना, वो आपका फ्रूटिंग टाइम होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे आम की वैरायटियों पे डिपेंड करता है, कोई अगेती है, कोई मध्यम है, कोई पछेती है। मोटा मोटा अपने बात करें तो ये मान के चलिए मई से आम आना स्टार्ट हो जाता है और अगस्त तक है वो आम अपना चलता है। तो मई से अगस्त का जो समय होता है वो वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है भाई, वो कौन सा है, मई से अगस्त का टाइम होता है। तो ये माइंड में आप बातें हैं वो सेट रखेंगे तो आगे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल जो दिए ना, मैं एग्जाम्पल भी जो आपको दूं वो आपके काम का होता है, उसको आपको लिखना होता है। हम एग्जाम्पल वो नहीं उठाएंगे जो अपने सिलेबस से रिलेवेंट ना हो, इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना ही है और देते भी हैं। चलिए अब देखो, मेरी बात चल रही थी कि जैसे ही निषेचन होता है फल कलिका विभेदीकरण स्टार्ट होगा, यानी एक छोटा सा मटर के दाने का फल आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे भाई देखो, मैंने कहा ना 1-2 टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा समय जाएगा, फिर ऐसे बेस क्लियर होता जाएगा, फिर ऐसे लगेगा कि हाईवे पे चढ़ गए, गाड़ी बिना किसी उछल कूद के बड़ी सोबर तरीके से चलने लग जाएगी। अभी तो ऐसे लग रहा है गाड़ी धक्के मार मार के चल रही है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता और बिना पता एडवांस चीजें पढ़ेंगे तो फिर वो हमें समझ में नहीं आएगी, फिर हम उसे रटने की कोशिश करेंगे, वो अपने को कतई नहीं करना है, ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छा समय है और इस समय को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर इस पढ़ाई के अंदर भरोसा ना हो तो पिछला पेपर जरूर देखिएगा। देखो आज का सिस्टम क्या है, आज का सिस्टम ये है कि जो मतलब एजुकेशन है वो व्यावसायिक है। भाई आप भी पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी लगने के लिए, ताकि पैसा है वो आने लग जाए और तमाम उम्र आपके करियर है वो सेट हो जाए। पढ़ाने वाले भी सोचते हैं कि हम पढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा अर्न करें, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो क्या है, अध्यापक है। अब बिजनेस कब बढ़ता है, बिजनेस तब बढ़ता है जब वो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है। तो अब किसी भी भर्ती का जब परिणाम आता है ना, तो ज्यादा नहीं तो अपने राजस्थान में 20 कोचिंगें होती है जिनमें फर्स्ट रैंक आती है। वास्तव में तो एक ही स्टूडेंट की फर्स्ट रैंक है, लेकिन 20 कोचिंगों की अलग अलग फर्स्ट रैंक है। तो यानी 20 विद्यार्थी किस पे पहुंच गए, फर्स्ट रैंक पे पहुंच गए थे, क्या एक ही था। फिर सभी कोचिंग जो अपना आंकड़ा देती है, हमारे इतने सिलेक्शन हो गए। अब पिछली बार 430 एक सीटें थी, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। किसी ने कहा हमारे 80 सिलेक्शन हो गए, किसी ने कहा 100 हो गए, किसी ने कहा 150 हो गए। ये अगर पूरे राजस्थान की कोचिंगों के आप गिन लो तो यही लगभग कोई सिलेक्शन आपके 10,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। सीटें कितनी थी, 430। सरकार ने कितने लगाए, 430। ये हमारी कोचिंगों वालों ने 10,000 बना दिए टोटल। तो बाकी पता नहीं हमने सुपरवाइजर कहां लगा दिए, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो, जो आंकड़े आएंगे आपके पास, भाई यहां से इतने चयन हो गए, यहां से इतने हो गए, यहां से इतने हो गए, उन आंकड़ों के आधार पे आप कुछ जजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आंकड़ों में तो इतनी झूठ रहेगी। आप देख लो टोटल पीछे जो रिजल्ट आया था उसके आपके पास डेटा पड़े होंगे या यूट्यूब पे पड़े होंगे, जी हमारे इतने चयन, हमारे इतने चयन, है ना, ऐसा होता है जनरली। तो आप इन चीजों पर ना ध्यान दें, आप इन चीजों पे ध्यान दें, आपका सिलेबस क्या है और पिछला पेपर कैसा आया है, और हम उस सिलेबस को किस तरह से पढ़ें ताकि इससे भी टफ पेपर आ जाए या इससे भी इधर उधर का पेपर आ जाए तो हम उस पेपर को हिलने न दें और अगले
जो रिजल्ट है उसमें हमारी भी फोटो लगी हो, चाहे वो किसी भी संस्थान में लगी, उस बात से कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए पढ़ना आपको हमेशा फंडामेंटली और अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि हर क्वेश्चन को आप है वो हैंडल कर जाएं। तो चलिए, तो मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे ही फूल से फल बनेगा, एक छोटा सा फल बनेगा, फिर वो क्या है, धीरे धीरे वृद्धि करेगा और अपना अधिकतम आकार ले लेगा। क्या करेगा? वृद्धि। अब आपको यह पता होना चाहिए कि वृद्धि का मतलब क्या होता है। वृद्धि का मतलब होता है किसी भी कोशिका, उत्तक या पौधे के भाग का आकार का बढ़ना, या भार का बढ़ना, या फिर उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ना, या तीनों का ही बढ़ना, क्या कहलाता है? वृद्धि। वृद्धि का मतलब कुछ न कुछ गेन होता है भाई। ये इतना छोटा सा था, धीरे धीरे क्या हो गया, इसने अपना अधिकतम आकार ले लिया, तो ये हुई है वृद्धि। वृद्धि को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ है वो कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसने अपना अधिकतम आकार ले लिया, तो हम इसको नाम देंगे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। अभी और क्लियर कर देता हूं मैं, शारीरिक या क्रियात्मक परिपक्वता। शारीरिक या क्रियात्मक परिपक्वता का मतलब क्या होता है? पौधे का कोई सा भी भाग है, प्लांट का कोई सा, पहले वाली भी देखनी है भाई, कपिल है ना, एक शुरू से आप स्क्वेंस से देखोगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। और मैंने क्या बोला कि जब पौधा का कोई भी भाग होता है, चाहे उसकी पत्ती है, चाहे उसका तना है, चाहे उसकी शाखा है, चाहे उसका फल है, हर एक भाग वृद्धि करता है और उसका अपना एक अधिकतम आकार ग्रहण हो जाता है। मतलब वो जब अपना अधिकतम आकार ग्रहण कर लेगा ना, उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं हो सकती है। जैसे अपने क्या है, बचपन से लेकर 18 से 21 साल तक वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर के हर एक अंग के अंदर वृद्धि होती है। उसके बाद हमारी वृद्धि है वो रुक जाती है, वृद्धि है वो रुक जाती है, क्योंकि अपने क्या है, फिजिकल मतलब मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं। पौधे में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी बोलते हैं, तो हम उस समय फिजिकल मैच्योरिटी प्राप्त कर ले। उसके बाद हमारे शरीर के अंगों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। भाई कोई खा पी के फेट फूट इकट्ठा करके कोई ढोल बन जाए तो बात अलग है, बाकी शारीरिक अंगों में विकास जितना होना है ना वो उस उम्र तक हो जाएगा। ऐसे ही पौधे के किसी भी अंग में क्या है, एक निश्चित समय तक उसका वृद्धि होना है ना वो हो जाएगा। जब वो अपना अधिकतम आकार ले लेगा तो हम उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, यानी शारीरिक परिपक्वता है वो कह देते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिर्फ अगर हम फल की बात करते हैं तो उस फल के अंदर रंग बदलता है, स्वाद बदलता है, सुगंध बदलती है और वो राइप हो जाता है। क्या हो जाता है? राइप हो जाता है, यानी वो पक जाता है। जैसे आप मेरे से पक जाते हो वैसे नहीं, मतलब खाने में मीठा हो जाता है, खटास कम हो जाती है। अगर लाल फल है तो लाल हो जाएगा, गुलाबी है तो गुलाबी हो जाएगा, है ना, गोल्डन कलर का है तो गोल्डन कलर का हो जाएगा। आप इसे राइपनिंग प्रोसेस है वो कहते हैं, यानी पकाव प्रक्रिया कहते हैं। आप इसे क्या बोलते हैं? राइपनिंग यानी पकाव की प्रक्रिया है वो कहते हैं। आगे हम इस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे कि ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है, इथाइलिन की वजह से होता है। अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, अभी हमारा वो समझाना उद्देश्य नहीं है, अभी तो हमें फल को समझने की जरूरत है। तो ये पकाव की प्रोसेस होती है जिससे फल क्या है, पक जाता है। अब फल दो प्रकार के होते हैं। एक तो फल होता है आपका ऐसा जिसको आप फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, शारीरिक परिपक्वता पर तोड़कर कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, यानी आप इस जगह पे तोड़ लेंगे तो आप उसे कृत्रिम रूप से क्या है, पका सकते हैं। ठीक है। और एक ऐसा फल होता है जिसे आप यहां तोड़कर कृत्रिम रूप से नहीं पका सकते हैं, वो पकेगा तो पेड़ पे ही पकेगा, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, पेड़ पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब देखो, जिस फल को हम कृत्रिम रूप से पका सकते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर तोड़कर, उसे क्लाइमेट्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं अपने उसे? क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। जिसे आप कृत्रिम रूप से पका सकते हो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट्रिक बोलेंगे, क्लाइमेट्रिक फल बोलते हैं। अब देखो क्लाइमेट्रिक फल का क्या सीन होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बाकी तो पीजीआर के अंदर अपने डिटेल से बात करेंगे। क्लाइमेट्रिक फल में क्या होता है,
ये होता है कि जब वो पकता है ना तो अचानक से उसमें इथिलीन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, यानी इथाइलिन उत्पादन दर है ना वो अचानक से बढ़ती है। इथाइलिन उत्पादन दर बढ़ेगी तो साथ साथ में श्वसन दर भी क्या है, बढ़ जाती है। भाई शरीर में कोई भी क्रिया बढ़ी ना तो श्वसन दर तो बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी क्रिया को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत, और ऊर्जा किससे पैदा होती है, श्वसन से पैदा होती है। ऊर्जा किससे पैदा होती है, श्वसन से पैदा होती है। तो इथिलीन उत्पादन दर अचानक से बढ़ जाती है, जिससे श्वसन दर भी क्या है, अचानक से बढ़ जाती है। तो ये फल क्या होता है, जल्दी से पक जाता है। अब इस चीज से आप कुछ ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पीजीआर नहीं पढ़े हैं ना, अभी हार्मोन्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक आइडिया क्रिएट कर देता हूं कि आपके माइंड में ये बात छप के रहे। तो अब जो क्लाइमेट्रिक फल है ना, जो पकते हैं तो इथिलीन उत्पादन दर तेज होती है, श्वसन दर तेज होती है। कुल मिला के बात है कि क्लाइमेट्रिक फलों में इथाइलिन उत्पादन दर अधिक होती है, इथाइलिन उत्पादन दर अधिक होती है ना। और इथाइलिन को उपयोग में लेने की, अवशोषण करने की दर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अवशोषण दर भी ज्यादा होती है, अवशोषण दर भी क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है। अभी देखो, ऐसे फल जो कृत्रिम रूप से नहीं पकाए जा सकते हैं, जिन्हें क्या करना पड़ेगा, पेड़ पे ही पकने के लिए छोड़ना पड़ेगा, उसमें इथाइलिन उत्पादन दर है ना वो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। तो श्वसन दर भी क्या है, स्थिर रहती है। ऐसे फलों को नॉन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक कौन से हैं जी, नॉन क्लाइमेट्रिक फल वो फल होते हैं जिनको आप कृत्रिम रूप से नहीं पका सकते हैं। अभी क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक बहुत ज्यादा नहीं समझा रहे हैं अपने, एक मोटा मोटा व्यू दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो। नॉन क्लाइमेट्रिक जो फल होते हैं, इसका मतलब यह है कि जब वो पकते हैं तो इथाइलिन उत्पादन दर स्थिर रहती है, तो श्वसन दर भी क्या है, स्थिर रहती है। और नॉन क्लाइमेट्रिक फल है उनको आप कृत्रिम रूप से नहीं पका सकते, तो आपको उसको राइप स्टेज पे ही तोड़ना पड़ेगा, पकी अवस्था पर ही तोड़ना पड़ता है। और इनकी इथाइलिन उत्पादन दर देख लो, ग्राफ में ही कम देखने को मिल रही है। इथाइलिन उत्पादन दर कम होती है, इसका मतलब अवशोषण दर भी कम होगी। अब इन दो बातों से एक मोटा मोटा सा आपको आइडिया लेना है। पीजीआर पढ़ेंगे तब तो एक एक शब्द को क्लियर कर देंगे, चिंता ना करें, अभी आपको क्लियर करना है। अब देखो, अगर हम क्लाइमेट्रिक फल को पेड़ पे पकने दें तो पेड़ पे उतना इथाइलिन उत्पादन नहीं होता है। तो पेड़ पे कुछ फल आज पकेंगे, कुछ 4 दिन बाद पकेंगे ना, सारे एक साथ नहीं पकेंगे, क्योंकि इथाइलिन एक साथ इतना पैदा नहीं होता है। तो हो सकता है हमारी उस पेड़ से फलों को तोड़ने के लिए 4 तोड़ाई लग जाए, 5 तोड़ाई लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। 4-5 आपने तोड़ाई की तो 4-5 बार ही आपको मार्केट में भेजना पड़ेगा, तो 4-5 ही आपके क्या है, ट्रांसपोर्टेशन लग जाएंगे। जब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम क्लाइमेट्रिक फलों को शारीरिक परिपक्वता पर तोड़ सकते हैं और कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, तो हम उन्हें शारीरिक परिपक्वता पर तोड़ लेंगे और उन्हें कृत्रिम रूप से इथाइलिन दे देंगे, तो इनकी अवशोषण दर भी क्या है, तेज है। ये तुरंत इथाइलिन ग्रहण कर लेंगे और तुरंत 6 से 12 घंटे के अंदर पककर तैयार हो जाएंगे। तो हमें पेड़ पर भाई उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो अब मान लो जहां 4 तोड़ाई हो रही थी, वहां 2 ही तोड़ाई के अंदर अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हम फल एक साथ तोड़ के कृत्रिम रूप से पका लेते हैं। पेड़ पे छोड़ते तो वो एक साथ पकते नहीं, हमें अलग अलग समय तोड़ाई करनी पड़ती। तो तोड़ाई की लागत क्या लगती, ज्यादा। परिवहन की लागत क्या लगती, ज्यादा। अब आपकी तोड़ाई 2 ही हुई है 4 की जगह, तो तोड़ाई की लागत कम लगी। 2 ही बार बाजार ले जाना पड़ा, तो परिवहन की लागत भी क्या लगी, कम लगी। प्लस एक साथ ज्यादा फल मिले, एक साथ ज्यादा मिले तो मार्केट में ज्यादा वाला सामान होता है ना, उसको ज्यादा लोग क्या करते हैं, भाव देते हैं, तो उसका बाजार में महत्व भी बनेगा, वो भी उसका क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। प्लस पेड़ पे जब कोई फल पकता है ना, पेड़ पे जब कोई फल पकता है तो इथाइलिन अंदर से बाहर की तरफ जाती है, तो फल अच्छा पक जाएगा। उसके बाद भी कई बार क्या है, छिलका हरा रह जाता है,
फल अच्छा है, मीठा है, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन छिलका हरा है। अब बाजार के अंदर जो फल बिकता है ना, वो अपीयरेंस से बिकता है, दिखावे से बिकता है। भाई मानव व्यवहार ऐसा है, जो सुंदर दिखता है उसी को पिक करता है। तो फल जो सुंदर दिखेगा उसे ही क्या करेगा, वो खरीदने की कोशिश करेगा। तो पेड़ पे पका हुआ फल है ना, वो इतना सुंदर नहीं होता है। अगर आप कृत्रिम रूप से इथाइलिन देते हैं तो इथाइलिन कहां से जाएगी, बाहर से जाएगी। बाहर से जाएगी तो फल है ना, उसका सबसे पहले तो छिलका ही सुंदर होगा। तो ये फल कैसा भी है लेकिन दिखने में बहुत सुंदर होगा। तो जब आप कृत्रिम रूप से किसी फल को पकाते हैं तो वो दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव होता है, जो दिखता है वही बिकता है बाजार में, जो सुंदर है ना, लोग उसी को पिक करने की कोशिश करते हैं। तो एक फायदा ये हो जाएगा कि आपका फल बहुत सुंदर दिख रहा है, इस वजह से बाजार में भाव क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो कृत्रिम रूप से पकाने में फायदा ही फायदा है। तो जो क्लाइमेट्रिक फल होते हैं ना, वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेड़ पे भी पक सकता है, पेड़ पे छोड़ दो, पेड़ पे पक जाएगा ये, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से ही पकाते हैं, क्योंकि तुड़ाई की लागत बच जाती है, परिवहन की लागत बच जाती है, दिखने में सुंदर हो जाता है और मार्केट में अच्छे दाम है वो क्या है, मिल जाते हैं। और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा हार्मोन दोगे, पेड़ पे किससे पक रहा था, इथाइलिन से। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या दे दोगे भाई, इथाइलिन ही दिया जाएगा, सीधी सी बात है। और कोई भी ग्राफ होता है ना, उस ग्राफ में ऐसे लाइनें ऊपर उठती है, उनको पीक बोलते हैं। तो क्लाइमेट्रिक फलों में क्लाइमेट्रिक पीक पाए जाते हैं, इनको क्लाइमेट्रिक पीक बोलते हैं। क्लाइमेट्रिक फलों में क्लाइमेट्रिक पीक पाए जाते हैं। इनकी इथाइलिन उत्पादन दर क्या होती है, अधिक होती है, अवशोषण दर भी अधिक होती है। इन्हें आप शारीरिक परिपक्वता पर तोड़कर कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, ठीक है। और ये दिखने में ज्यादा सुंदर होते हैं प्राकृतिक रूप से पके हुए फलों की तुलना से। इस वजह से इनको बाजार में भाव क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। चलिए, क्लाइमेट्रिक पीक मैंने आपको बता ही दिया। और वैसे इथाइलिन उत्पादन ज्यादा किसका होता है, क्लाइमेट्रिक फलों का होता है। और क्लाइमेट्रिक फलों में भी सबसे ज्यादा इथाइलिन उत्पादन सेब का होता है। उसके अलावा पेशन फल का होता है, एक पेशन फल आता है उसका होता है। उसके अलावा चीकू है, उसका भी इथाइलिन उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इनका सबसे ज्यादा होता है। और इनमें से सबसे ज्यादा इथाइलिन उत्पादन दर होती है वो किसकी होती है, सेब की सबसे ज्यादा इथाइलिन उत्पादन दर होती है। अब देखो नेक्स्ट है नॉन क्लाइमेट्रिक। पहली चीज तो क्या है, जब ये पकता है तो इथाइलिन उत्पादन दर बढ़ती नहीं है, अवशोषण दर भी कम होती है। अगर आप इसे यहां तोड़ लेते और कृत्रिम रूप से इथाइलिन देते, इसकी अवशोषण दर तो कम है, ये टाइम लगा देता पकने में, इतने में तो हमारा फल ही खराब हो जाता। इसलिए आप इसे तोड़ के नहीं पका सकते हैं, पेड़ पर ही पकाया जाता है। किस पे पकाया जाता है, पेड़ पे ही पकाया जाता है। हाँ, पेड़ पे एक साथ या थोड़ा जल्दी पकाने के लिए पेड़ पे इथाइलिन का स्प्रे कर देंगे तो कुछ जल्दी पक जाएगा, कुछ एक साथ पक जाएगा, ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है। बाकी तोड़ के कृत्रिम रूप से आप नहीं पका सकते, पकाने की कोशिश करोगे तो आपका फल पकने से पहले ही क्या हो जाएगा, खराब। पकने की कोशिश तो करेगा, इतनी क्षमता है बेचारे की अवशोषण की। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ने की कोशिश तो करेंगे लेकिन आपका मन चंचल है, टिका हुआ नहीं है, तो भाई आप याद नहीं रख पाएंगे। आप स्थिर हैं, क्लाइमेट्रिक नेचर के हैं, तो उस चीज को याद रख लेंगे, सीधी सी बात तो ये है ना। तो ये पकने की कोशिश करेगा लेकिन पकने से पहले ही खराब हो जाएगा, इसलिए हमें इसे पेड़ पे ही पकाना पड़ता है, ठीक है। और इनकी इथाइलिन उत्पादन दर कम होती है और सबसे कम इथाइलिन उत्पादन दर होती है अपने सिट्रस फलों की, नींबू वर्गीय फलों की, और उसके अलावा अंगूर की सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब देखो, एक तो हमारे ये क्लियर हो गया कि क्लाइमेट्रिक क्या है और नॉन क्लाइमेट्रिक है वो क्या है ना भाई। पीजीआर के आधार पे कुछ ज्यादा क्लियर नहीं किया है मैंने, लेकिन फिर भी क्लाइमेट्रिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है। नॉन क्लाइमेट्रिक जिसको कृत्रिम रूप से नहीं पका सकते, इसमें क्लाइमेट्रिक पीक नहीं पाए जाते हैं। इथिलीन उत्पादन दर क्या होती है, कम होती है, अवशोषण भी कम होता है, इसे पेड़ पर ही पकने के बाद है वो तोड़ा जाता है। ये नॉन क्लाइमेट्रिक का, दैट्स ऑल, है ना। तो पीजीआर वाला जो डिफरेंस है ना, वो तो पीजीआर पढ़ेंगे तब ज्यादा मजा आएगा, अभी ऐसे बीच में अधूरा काम करने वाला काम है। अब देखो, बात ही आती है कि आप फल को कहां तोड़ सकते हो। भाई दो चीजें बता दी, उसके आधार पर आपको सारांश में बताना है कि फल को कहां तोड़ सकते हैं। या तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे तोड़ सकते हैं, या फिर कौन सी स्टेज पे तोड़ सकते हैं, राइप स्टेज पे है वो आप फल को तोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात, मतलब यहां से लेकर वहां तक तोड़ सकते हैं। क्लाइमेट्रिक है तो यहां तोड़ सकते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक है तो आपको राइप स्टेज पे ही तोड़ना पड़ेगा। दूसरा फल होता क्या है, ये तो हमने पहले ही तय कर दिया था कि फल क्या होता है, अंडाशय होता है। तो फल तो भाई क्या है, अंडाशय है
हम खाते कैसे हैं, सीधा ताजा अवस्था में खाते हैं। ऐसा तो नहीं है फल को खरीदने के बाद उसे सब्जी की तरह पकाते हो, कुक करते हो, फिर खाते हो, ऐसा नहीं है ना। फल तो ताजा ही खाया जाता है। तो बस फल की परिभाषा बन गई। देखो अब कितनी सुंदर फल की परिभाषा बन जाती है। अपने लिखते हैं, अभी और भी कई बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो ध्यान दीजिएगा, लेकिन पहले फल की परिभाषा आपके लिए पेश कर देते हैं। फल एक पका हुआ अंडाशय है ना, राइपन ओवेरी है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है निषेचन हुआ या नहीं। इस आधार पे खाओगे क्या भी केले का निषेचन नहीं हुआ, मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे तो निषेचित केला चाहिए। और ये भी आधार मतलब नहीं हो सकता ना, भी फर्टिलाइजेशन है, हुआ है तो खाऊंगा, नहीं हुआ है तो नहीं खाऊंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो पके हुए से मतलब है। फल एक पका हुआ अंडाशय है जिसे हमने कहा भाई जब हम उपयोग में लाएंगे ना तो वो क्या है, पका हुआ है, राइपन ओवेरी है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, फल क्या है, एक राइपन ओवेरी है, पका हुआ अंडाशय जिसे शारीरिक परिपक्वता, आप इसे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या क्रियात्मक परिपक्वता भी बोल सकते हैं, जिसे शारीरिक परिपक्वता अथवा भाई नॉन क्लाइमेट्रिक है तो शारीरिक परिपक्वता पर तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, अथवा पक्की अवस्था में तोड़कर ताजा खाया जाता है, तोड़कर ताजा खाया जाता है। चाहे आपसे एग्रीकल्चर के अनुसार परिभाषा पूछ ले, चाहे हॉर्टिकल्चर के अनुसार परिभाषा पूछ ले, तब आप फल की परिभाषा ये देंगे। और ये सबसे मुख्य शब्द है, ये इस डेफिनेशन का सबसे मुख्य शब्द है, ये आपको याद होना चाहिए। यहां फर्टिलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फल है, और फल पक्का क्या होता है, अंडाशय होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब देखो यहां कुछ और सीखने वाली बातें, सीख के बढ़े आगे। ये यहां से लेकर यहां तक क्या हुई है, वृद्धि हुई है, क्योंकि आकार बढ़ा है ना, वृद्धि हुई है। इसके बाद कोई आकार नहीं बढ़ेगा, कहां से, परिपक्वता से लेके पकाव तक का, है ना, कोई भी आकार नहीं बढ़ेगा, भार नहीं बढ़ेगा, आयतन नहीं बढ़ेगा, यानी यहां वृद्धि नहीं होती है। इस जगह से इस जगह कोई वृद्धि नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इवन यहां पे अगर कोई फल 300 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, तो पकने के बाद वो 200 ग्राम का ही नहीं बचेगा, 200 से कम हो जाएगा। इसका मतलब वृद्धि में ह्रास हुआ है, इसका मतलब वृद्धि में क्या हुआ है भाई, ह्रास हुआ है। आप पढ़ते हैं ना, पादप वृद्धि नियंत्रक दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि कारक जो होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, 3 वृद्धि कारक है। फिर पढ़ते हैं वृद्धि रोधक जो वृद्धि को कम करते हैं, उसमें इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ इथाइलिन ही तो काम कर रहा है, तो वृद्धि तो कम होगी, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। वजन 200 ग्राम रहेगा ही नहीं वहां पे, कभी भी आप देख लेना। आज आप पका हुआ फल ले आओ, कल उसको तोल लो, आज और कल के वजन में डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि इथाइलिन काम कर रहा है वहां पे, लगातार फूड लॉस होगा वहां पे, तो वृद्धि तो हुई नहीं है। लेकिन भाई रंग बदला, हरे से वो लाल हो गया, स्वाद बदला, मिली टेस्ट से, जिसका मतलब मीठा टेस्ट नहीं था उसे टेस्ट मीठा हो गया, अमल खट्टा ज्यादा था कम खट्टा हो गया, है ना। तो मतलब कई सारे बदलाव, पहले हार्ड था फिर सॉफ्ट हो गया है। जो बदलाव होते हैं उन्हें विकास कहते हैं, बदलाव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहां वृद्धि नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट हुआ है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट यानी विकास हुआ है। अब जैसे आप इस क्लास में जुड़ने से पहले आपको मान लो ये बात पता नहीं थी, अब आपको ये बात पता लग गई, तो ये डेवलपमेंट हुआ, ये विकास हुआ है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, ये डेवलपमेंट है, विकास है। तो कोई भी बदलाव होता है वो डेवलपमेंट में आता है। लेकिन अगर भार बढ़ता है, आयतन बढ़ता है और संख्या बढ़ती है, इन तीनों में से 2 चीज बढ़ती है, 3 बढ़ती है, इकलौती बढ़ती है, तो ये सब वृद्धि है। अब देखो यहां तो ही वृद्धि, आगे वृद्धि नहीं हुई, सिर्फ विकास हुआ। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ नहीं होती। इस बात में तो ये तो तय है कि डेवलपमेंट है वो क्या है, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो,
कोई जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो, लेकिन इन शब्दों में संबंध बिठाते हैं, चलो फिर आगे काम आएगी ना बात। यहां बिल्कुल छोटा मटर के दाने का फल थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ये अधिकतम साइज। तो यहां बदलाव तो हुआ है, हर एक बदलाव को डेवलपमेंट्स बोलोगे। भाई हम बचपन में थे तो हमारी उंगली छोटी सी थी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, तो ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन वहां पे उसमें बदलाव तो हो रहा था ना, छोटी से बड़ी बदलाव तो हो रहा है, तो हर एक बदलाव को डेवलपमेंट बोलेंगे। तो ये वृद्धि तो है लेकिन डेवलपमेंट भी है। डेवलपमेंट यानी विकास भी है, इसका मतलब हर एक वृद्धि विकास है। हर एक वृद्धि क्या है? विकास है। वृद्धि होगी वो पक्का विकास तो होगी होगी, तो हर एक वृद्धि विकास है। ऑल ग्रोथ आर डेवलपमेंट, सारी की सारी वृद्धियां विकास है। लेकिन ये विकास वृद्धि है क्या? ये तो है लेकिन ये तो नहीं है। सभी विकास वृद्धियां नहीं होती है। ऑल डेवलपमेंट्स आर नॉट ग्रोथ। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना, सभी वृद्धियां विकास तो है लेकिन सभी विकास है वो वृद्धियों में शामिल नहीं होते हैं। तो फल की डेफिनेशन आपकी आ गई, ये आपकी ठीक है। अब हम सब्जियों की डेफिनेशन में चलते हैं। फल की डेफिनेशन में ही समय लगता है, सब्जियों की डेफिनेशन में समय है वो नहीं लगता है। सब्जी पौधे का कौन सा भाग होता है भाई? वो सब्जी है। पौधे का कौन सा भाग है जिसे आप सब्जी बोलेंगे? पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसे आप सब्जी बोलेंगे? पढ़ाई छोड़े हुए 17 साल हो गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई पकड़ने के बाद अच्छे से पकड़ लेना चाहिए, छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीछे टॉपर रह जाते हैं और जो सबसे पीछे होते हैं पढ़ने में वो सिलेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, लगातार पढ़ते हैं ना। और जो टॉपर होते हैं वो कई बार इस वहम में रहते हैं भी अपने को कौन पछाड़ सकता है, पढ़ते हैं नहीं। तो यहां तो सिलेक्शन उसी का होगा जो लगातार मेहनत करेगा और स्थिरता के साथ मेहनत करेगा। बताते हैं भाई अमित क्लास के लास्ट में। हाँ बिल्कुल रमेश, ऐसा ही करना है। सब्जी पौधे का कौन सा भाग होता है? किसी ने बोला है जड़ होता है, किसी ने बोला फल होता है, किसी ने बोला वानस्पतिक भाग होता है। कई सब्जियां ऐसी है जिनका फूल भी खाते हो, और मैंने कहा था फूल लैंगिक भी होता है। अगेती नाम सुना, उसका फूल खाते हो। फूल गोभी में भी तो फूल खाते हो या नहीं खाते हो? तो भाई ऐसा तो नहीं कह सकते कि वानस्पतिक भाग होता है। देखो सब्जी कोई भाग नहीं है पौधे का, सब्जी तो उद्देश्य है ना। देखो सुनो उद्देश्य कैसे है। पालक में क्या खाते हैं? पत्ती, है ना। स्थावर में तना, आलू में रूपांतरित तना, टमाटर, बैंगन, मिर्च, कद्दू वर्गीय फसलें हैं, इनमें खाते हैं फल। अगेती में खाते हैं पत्ती और फूल, फूल गोभी में खाते हैं फूल, है ना। तो भाई पौधे का कोई भी भाग सब्जी हो सकता है। तो सब्जी एक कोई निश्चित भाग नहीं होता। जैसे फल के लिए तो स्पष्ट बोल दिया कि अंडा से है, अंडा से ही फल बनाएगा और बीजांडी बीज बनाएगा, ये तो हमने बोल दिया। लेकिन सब्जी के लिए कभी बोलते हैं क्या? अभी ये भाग है ना, यही सब्जी हो, सभी में यही सब्जी हो सकती है। सब्जी एक उद्देश्य है। अब जैसे आम है, कच्चे को हम सब्जी के उद्देश्य से काम ले लेते हैं नहीं लेते? वैसे आम तो फल है लेकिन वो कच्चा है, उसको सब्जी के रूप में। तो सब्जी एक उद्देश्य होता है भाई, सब्जी कोई भाग नहीं होता है पर्टिकुलर। तो सब्जी पौधे का कोई सा भी भाग हो सकता है ना। डेफिनेशन लिखेंगे तब बात करेंगे। अब वो जो भी भाग है, देखो डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, अभी आधी डेफिनेशन लिखी जाएगी, पूरी तो पहले ये बात समझेंगे। सब्जी पौधे का कोई सा भी, सब्जी पौधे का कोई सा भी भाग हो सकता है ना। अब देखो वो जो भी भाग है, सब्जी जड़ है, जैसे मूली गाजर में जड़ भी तो लेते हो, ये सब्जी है पौधे का कोई सा भी भाग है। ये भी क्या करता है भाई? ये भी तो वृद्धि तो करता है। कोई सा भी भाग है ये वृद्धि करता है, ये भी अपना अधिकतम आकार ले लेता है। जब ये अधिकतम आकार ले लेता है तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है।
है ना, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है, यानी शारीरिक परिपक्वता है। क्या है जी? शारीरिक परिपक्वता है, जो वो अपना अधिकतम आकार ले लेगा। लेकिन सब्जियों में ग्राहक है वो शारीरिक परिपक्वता पर डिमांड ही नहीं कर रहा है। वो कहता है नहीं भाई, मुझे शारीरिक परिपक्वता पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये भाग कच्ची अवस्था में। मुझे तो आप टेंडर स्टेज में दे दो भाई, कच्ची अवस्था जो भी है ना, ये कच्ची अवस्था है, मुझे तो कच्ची अवस्था में दे दो, टेंडर स्टेज में। ये ग्राहक की डिमांड है, वो कच्ची अवस्था में ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। नो डाउट कच्ची अवस्था में भार कम होगा, उत्पादन कम होगा, लेकिन अगर हम उत्पादन ज्यादा लेने के चक्कर में उसे शारीरिक परिपक्वता पे ले जाएंगे तो ग्राहक खरीदने को तैयार नहीं है, और ले गए तो ग्राहक हमें अच्छे दाम नहीं देगा, तो हमें फायदा है वो नहीं मिलेगा। हमें क्या है, फायदा अच्छा नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो ग्राहक मांगता है उसी अवस्था में तोड़ेंगे। तो सब्जियां है वो पौधे का कोई भी भाग हो सकता है जिसे कच्ची अवस्था में तोड़कर कुक करके खाया जाता है। कुक करके, कुक का मतलब उसे पका कर, पका का मतलब पानी में पका लिया, तेल में पका लिया, यहां कुकिंग वाला, वो राइप वाला नहीं, कुकिंग वाला पका के खाता है। तो अब ठीक बात है कि सब्जियों को कच्ची अवस्था में तोड़ा जाता है, लेकिन उसे भी हम एक परिपक्वता का नाम तो देना। ये आप कच्ची अवस्था में किसके कहने पे तोड़ रहे हैं? ग्राहक के कहने पे। तो ग्राहक के कहने पे तोड़ रहे हैं तो आप इसे कमर्शियल मैच्योरिटी बोल सकते हैं। कौन सी मैच्योरिटी बोल सकते हैं? कमर्शियल मैच्योरिटी। कमर्शियल मैच्योरिटी का मतलब होता है व्यापारिक या व्यावसायिक। यानी जो ग्राहक मांग रहा है उस लेवल की तैयार हो गई है। हमें फिजिकल मैच्योरिटी से क्या है, ग्राहक यहां पे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, तो हम इसे कमर्शियल मैच्योरिटी पे यानी व्यापारिक या व्यावसायिक परिपक्वता पर तोड़ेंगे, और इसे दूसरा नाम दिया जाता है हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है? हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी यानी उद्यान परिपक्वता। इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है? हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी यानी उद्यान परिपक्वता दिया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? सब्जी पौधे का कोई सा भी भाग हो सकता है जिससे उद्यान या व्यापारिक परिपक्वता पर तोड़कर, यहां मतलब व्यापारिक या उद्यान परिपक्वता का मतलब होता है कच्ची अवस्था में, कच्ची अवस्था में तोड़कर पका, कुक करके, कुक को डायरेक्ट में लिखेंगे ना, कुक करके उपभोग में लेते हैं। अब आपके क्वेश्चन बनते हैं कि फलों को कौन सी अवस्था में तोड़ेंगे? फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी यानी शारीरिक परिपक्वता या पका अवस्था पे, है ना, पकी अवस्था पे। और सब्जियों को कमर्शियल मैच्योरिटी या हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी पे। फलों को ताजा खाते हैं, सब्जियों को कुक करके खाते हैं। फल जो होता है वो पका हुआ अंडाशय होता है, राइपन ओवेरी होती है। सब्जी पौधे का कोई सा भी भाग हो सकता है। अब इस डेफिनेशन के अनुसार अगर अपने बात करें कि कोई एक्सेप्शन है क्या, तो एक हल्का एक्सेप्शन है, वो कौन सा है? टमाटर। पूर्णतः एक्सेप्शन तो नहीं बोलेंगे, हल्का एक्सेप्शन है, वो कौन सा है? टमाटर है। क्योंकि टमाटर को हम ज्यादातर कच्ची अवस्था में नहीं, कौन सी स्टेज पे तोड़ते हैं? मैच्योर से राइप स्टेज पे तोड़ते हैं। हालांकि खाते तो कुक करके ही है, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, उसे मैच्योर से राइप स्टेज पे ही तोड़ते हैं।
तो ये एक थोड़ा एक्सेप्शन होता है हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी और फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का। उसके अलावा आपकी सारी सब्जियां इसी डेफिनेशन के अनुरूप है वो चलती है। तो फल सब्जियों में डिफरेंस भी बता दिए, यहाँ पे एक हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी वाला जो डिफरेंस है वो भी आपका मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ पे। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट भाई, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर चल रही थी, पोमोलॉजी मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा ओलेरीकल्चर बता दिया, और इसमें फ्रूट और वेजिटेबल की बात आई उनकी बता दी। अब थोड़ा सा इनका सिनेरियो भी बता देता हूं। विश्व में भारत का फल सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो इसे आपको दो बातें पता लगेगी, पहला स्थान किसका है, चीन का है, और दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। ठीक है, ये तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ में से सिनेरियो बताता जा रहा हूं। तीसरी जो ब्रांच है जी वो है फ्लोरिकल्चर। आजकल अपने इसे फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग भी बोल देते हैं। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग भी बोलते हैं, लेकिन बात करेंगे भाई लैंडस्केप गार्डनिंग साथ में क्यों लगा दिया जाता है, लेकिन हम 12वीं के स्तर के आधार पे बात कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जो शब्द है ना वो लैटिन भाषा का बताया हुआ है, पिछली क्लास में आपको बताया था, जिसमें कल्चर लग गया वो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का। कुछ विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है ही नहीं। किससे बना हुआ है, फ्लोरी प्लस कल्चरा से बना हुआ है, कल्चरा या फिर कल्टस। फ्लोरी का मतलब क्या होता है जी, पुष्प, और कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन यानी खेती करना। फ्लोरिकल्चर का शाब्दिक अर्थ क्या है, फ्लोरिकल्चर का शाब्दिक अर्थ है फूलों की खेती करना, फ्लोरिकल्चर है। पुष्प की खेती करना क्या है, फ्लोरिकल्चर, और लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब फ्लोरिकल्चर में अध्ययन किसका करते हो भाई, फ्लोरिकल्चर उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यावसायिक फूल का मतलब है जिन फूलों को आप खेतों में लगाकर आमदनी के लिए उगाते हैं उन्हें व्यावसायिक फूल बोलते हैं, है ना। तो फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यावसायिक फूल तथा अलंकृत बागवानी का अध्ययन किया जाता है, तथा अलंकृत बागवानी। यहां अलंकृत बागवानी का मतलब सजावट और मनोरंजन के जो उद्देश्य से लगती है वो अलंकृत बागवानी है। इस नाम में अलंकृत बागवानी को दिखाने के लिए ही साथ में लैंडस्केप गार्डनिंग है वो आजकल लगने लग गया, लेकिन आपके तो फ्लोरिकल्चर तक की ही बात ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर में आप व्यावसायिक फूलों की खेती का भी अध्ययन करते हैं। व्यावसायिक फूलों की खेती का मतलब जो आप खेतों में आमदनी के लिए फूल वूल लगाते हैं वो व्यावसायिक फूल है भाई। और जो अलंकृत बागवानी है सजावट के लिए, अब जैसे आप किसी गार्डन में गए तो वहां नीचे आपको ग्रीन कारपेट लॉन देखने को मिलता है, लॉन को आप हरियाली भी बोल देते हैं, है ना। आज के समय तो कोई ऐसा गार्डन ही नहीं है जो बिना लॉन के होगा, देखा है क्या कोई ऐसा, बिना लॉन के कोई गार्डन होता ही नहीं आजकल। तो लॉन या इसको हिंदी में हरियाली बोलते हैं, तो ये तो हार्ट ऑफ गार्डन है, गार्डन का हृदय है, तो वो भी तो सजावटी चीज ही है। फिर आप कुछ ऐसे पौधे देखते हैं जिनमें फूल नहीं आते, लेकिन उनका जो फोलिएज है ना, बनावट है वो सुंदर है, वो भी तो अलंकृत है। जरूरी नहीं है कि सुंदरता हमेशा फूलों से ही आती है, तो वो भी सुंदर है। कुछ पुष्पीय पौधे हैं वो भी सुंदर है ना। तो पौधे की बनावट से, आकार से, आकृति से, है ना, उसके उद्देश्य के आधार पर अगर वो सुंदर है और क्या है, मनोरंजन करने वाला है, समय निकालने वाला है, टाइम पास करवाने वाला है, तो वो अलंकृत बागवानी है। तो फ्लोरिकल्चर में आप क्या है, व्यावसायिक फूल और अलंकृत बागवानी, कमर्शियल फ्लावर और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग दोनों का ही क्या है अध्ययन है वो करते हैं। तो ये हो गया फ्लोरिकल्चर।
नेक्स्ट आपकी ब्रांच आती है, 3 ब्रांच तो मैंने लिख दी, कौन सी? पोमोलॉजी, दूसरा ओलेरीकल्चर, तीसरा फ्लोरीकल्चर। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट है जी विटीकल्चर। विटीकल्चर, अब देखो विटीकल्चर, कल्चर लगा हुआ है तो लेटिन शब्द है, सोचने की तो जरूरत है ही नहीं। कैसा शब्द है? लेटिन शब्द है। विटी प्लस कल्चरा या कल्टस से बना हुआ है। विटी का मतलब होता है, विटी का मतलब होता है वाइन, लता, और कल्चरा का मतलब होता है जी खेती करना। विटी का मतलब होता है लता और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। कल्चरा का मतलब क्या होता है? खेती करना। शब्द का अर्थ क्या आया भाई? विटीकल्चर लेटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विटी प्लस कल्चरा। विटी का मतलब लता और कल्चरा का मतलब खेती करना। शब्द का अर्थ क्या आया? शब्द का अर्थ है लता की खेती करना। शब्द का अर्थ क्या आया? लता की खेती करना। ये तो शब्द का अर्थ है। क्या पढ़ते हो भाई इसमें? देखो इसमें पढ़ा जाता है अंगूरों की खेती तथा उसका प्रसंस्करण। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगूरों की खेती तथा उसके प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है। उसके प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है। अब प्रसंस्करण में अंगूरों में कुछ भी शामिल है भाई, अकेला ऐसा नहीं है कि शराब बनाना है, शराब प्रसंस्करण भी शामिल है। आप किशमिश बना रहे हो तो वो भी शामिल है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई पेय पदार्थ बना रहे हो, है ना, पेय पदार्थ जूस वगैरह जो होता है, आरटीएस वगैरह, तो किसी भी प्रकार की प्रसंस्करण वो शामिल है। कहने का मतलब अंगूर की कलम लगाने से लेकर उसकी खेती में क्या कुछ क्रियाएं करनी है, मतलब खेती भी शामिल है प्लस उसका प्रसंस्करण भी शामिल है। अब बात आती है कि क्या फिर सभी फलों के लिए से अलग अलग ब्रांचें बन गई भाई? अंगूर के लिए विटीकल्चर तो आम के लिए कुछ बन गया, मतलब पपीता के लिए कुछ बन गया, अमरूद के लिए बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ एक फलों के लिए बनता है जिनकी पॉपुलरिटी बहुत बढ़ जाती है। हालांकि भारत में तो अंगूर की जो खेती होती है ना, वो मुख्य रूप से ताजा खाने के लिए होती है। भारत में तो अंगूर की खेती मुख्य रूप से ताजा खाने के लिए ही की जाती है। लेकिन अमेरिका है, यूरोप है, यहां पे अंगूर की खेती मुख्य रूप से शराब बनाने में की जाती है। विश्व में जितना अंगूर उत्पादन होता है उसका 80% तक शराब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अंगूरों से बेहतरीन शराब बनती है। कारण क्या है? क्योंकि अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है और ग्लूकोज का किण्वन बहुत अच्छा होता है। बाकी फलों में तो फ्रक्टोज होता है, लेकिन अंगूर में क्या होता है जी? अंगूर में ग्लूकोज होता है, और जो ईस्ट होता है ना, जो एल्कोहलिक किण्वन करता है, उसको ग्लूकोज बड़ी पसंद है, तो बढ़िया शराब बना देता है वो। इसलिए अंगूरों से मुख्य रूप से क्या बनती है? शराब बनती है। तो विश्व में 80% अंगूर है ना, वो शराब के लिए काम में लेते हैं। लेकिन भारत में किस रूप में काम में लेते हैं? ताजा खाने के अंदर है वो काम में लेते हैं। तो अब क्या है भाई, शराब तो एक ऐसा धंधा है, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो अब अंगूरों की डिमांड बढ़ने लगी ना, तो इसमें विशेष गुणवत्ता लाने के लिए क्या किया गया? अलग है ना, वो इसकी ब्रांच बना दी गई। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं कल तुम्हें बोल दूं कि पूरे हॉर्टिकल्चर का टेस्ट है, पढ़ के आना है, तो आप पूरा हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे। मान लो आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, तो 8 घंटे आप हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे। मैं बोल दूं कल सिर्फ और सिर्फ फल पढ़ के लाने हैं, तो पूरे हॉर्टिकल्चर की बजाय सिर्फ फल पढ़ने, तो फलों को ज्यादा गहराई से, क्योंकि वही टाइम आपके पास है 8 घंटे पढ़ने के लिए। उसमें से भी बोल दूं कि कल आपको सिर्फ अंगूर पढ़ के लाना है, तो भाई आप अंगूर को बड़े तसल्ली से पढ़ाएंगे कि 8 घंटे सिर्फ अंगूर ही पढ़ा है। तो जब हम सब्जेक्ट को तोड़ देते हैं ना, तो उसमें रिसर्च गहराई से होता है, स्टडी गहराई से होती है, उसके सारे किंतु परंतु है वो अपने समझ लेते हैं। इसलिए क्या और ब्रांचेज है वो बना दी जाती है, इसलिए तो ब्रांचेज पढ़ी जाती है। तो विटीकल्चर जो है ना, ऐसा नहीं है कि अंगूर पोमोलॉजी में नहीं पढ़ा जाता। अपने भारत में तो ताजा खाते हैं, अपने ताजा खाते हैं, तो अपने तो भारत में अंगूर है वो पोमोलॉजी में पढ़ा जाता है। अपने भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में विटीकल्चर में बीएससी नहीं होती है, नहीं एमएससी होती है। लेकिन आप यूरोप की यूनिवर्सिटियां देखो,
ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियां देखो, अमेरिका की यूनिवर्सिटियां देखो, वहां विटीकल्चर में बीएससी होती है, एमएससी होती है। तो भारत में तो ताजा खाने के लिए अंगूर है, तो हम तो पोमोलॉजी में पढ़ते हैं, फल पोमोलॉजी में पढ़े जाते हैं। लेकिन भाई जहां पे क्या है, अंगूर का महत्व ज्यादा है, फिर वो क्या करते हैं, विटीकल्चर पढ़ते हैं स्पेशल। भाई और फल क्यों पढ़े, फिर विटीकल्चर पे ही ध्यान दिया जाए। तो फिर पोमोलॉजी से उन्होंने एक और ब्रांच बढ़ा दी, कौन सी, विटीकल्चर। तो ऐसा नहीं है कि अंगूर पोमोलॉजी में पढ़ा नहीं जाता, पोमोलॉजी में पढ़ा जाता है, एज ए फ्रूट पढ़ा जाता है। लेकिन जहां अंगूर है उसकी ज्यादा डिमांड है, तो वहां पे लोग स्पेशलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, विटीकल्चर है वो पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब एक बात आती है विनीकल्चर या वीरीकल्चर। विनीकल्चर या वीरीकल्चर, ये भी लेटिन शब्द दिए, एक ही बात है दोनों शब्द। विनी या वीरी प्लस कल्चरा, कल्चरा या कल्टस से बना हुआ है। अब विनी या वीरी का मतलब होता है वाइन, इस बार वाइन मतलब शराब वाला, और कल्चरा का मतलब खेती करना। शब्द का अर्थ है शराब की खेती करना। अब शराब की खेती करने का मतलब ये नहीं है कि कोई शराब लेके आया, शराब पी ली, उसके ढक्कन खेत में डाल दिए, फिर नया पौधा उग के उसके बोतलें लग गई, तो वो शराब की खेती नहीं होती है। शराब जिससे बनती है उसकी खेती जो है, तो यहां शब्द का अर्थ है शराब की खेती करना, विटीकल्चर या वीरीकल्चर या विनीकल्चर का। अब मैंने क्या बोला था भाई, ये तो ऐसा धंधा है, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो अब क्या किया गया, इसमें और स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर दिया गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ अंगूरों से शराब बनाने के अध्ययन की बात हो गई। करवा देंगे भाई लक्ष्मण, होती तो नहीं है, कोशिश करेंगे, करवा देंगे। चलिए तो अपने क्या बात कर रहे थे कि अब देखो, इसमें तो था अंगूरों की खेती प्लस प्रसंस्करण सभी प्रकार के, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा जाता है, अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन, यानी न खेती और न ही कोई अन्य उत्पाद, सिर्फ और सिर्फ अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन करते हैं, वो क्या है, विनीकल्चर या फिर क्या कहलाएगा, वीरीकल्चर है वो आपका कहलाएगा। अब एक शब्द आता है इनोलॉजी। इनोलॉजी, अब लॉजी लग गया तो आपको बताया था लॉजी वाले शब्द कौन से हैं, ग्रीक भाषा के हैं। ये बना हुआ है इनोज, ओ साइलेंट होता है, इनोज प्लस लोगस से। इनोज का मतलब होता है यहां वाइन यानी शराब, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। शराब का अध्ययन करना क्या है, इनोलॉजी शब्द का अर्थ है। इसमें क्या पढ़ा जाता है, शराब प्रसंस्करण का, किसी से भी शराब बन रही है वो इनोलॉजी में पढ़ी जाती है। शराब प्रसंस्करण का अध्ययन, भाई किसी भी फल सब्जी से शराब बन रही है तो उसका अध्ययन है वो इनोलॉजी है। तो शराब जो वाइन प्रोसेसिंग है उसकी स्टडी किसमें होती है, इनोलॉजी में, चाहे वो किसी भी फल सब्जी से बन रही है, चाहे ग्रेन दानों से बन रही है। अंगूरों से बनती है, सिर्फ और सिर्फ अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन है वो विनीकल्चर है। और अंगूरों की खेती का संपूर्ण अध्ययन क्या है, वो अंगूरों की खेती प्लस उसके प्रसंस्करण का अध्ययन है वो क्या है, विटीकल्चर। यानी पूरी खेती का भी अध्ययन है प्लस प्रसंस्करण का अध्ययन है वो क्या है, विटीकल्चर। तो तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि तीनों में भेद, विटीकल्चर में खेती प्लस सब प्रकार के प्रसंस्करण का अध्ययन है अंगूरों का, है ना। और जो विनीकल्चर है उसमें सिर्फ और सिर्फ अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन है। और इनोलॉजी किसी भी फल सब्जी से शराब बन रही है तो उसका अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, इनोलॉजी कहलाएगा। और अंगूर पोमोलॉजी में पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता, बिल्कुल पढ़ा जाता है। सिर्फ आप फल के उद्देश्य से काम में ले रहे हैं तो पोमोलॉजी में, तो भारत में अंगूर को पोमोलॉजी में ही रखा जाता है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी ब्रांचेज और भी बाकी है, अभी तो हमने 6 ब्रांचेज की बात की है, पीछे 3 और 3 ये 6, बाकी जो ब्रांचेज है उनका डिस्कस अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। हाँ अब कुछ पूछ रहे थे तो पूछ सकते हैं।
नोट्स नहीं लिखवाओगे क्या? देखो, ऑनलाइन का यही तो नजारा है कि आप क्लास लीजिए, साथ साथ में जितना नोट हो सकता है करिए, जो रह गया वो दोबारा से फिर से क्लास लें और अपने नोट्स को पूरा करें। आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में तो सेव रहेगा ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? तो नोट्स तो बनाओगे तो फायदे में जाओगे, नहीं बनाओगे तो भाई बुक आपके पास पहुंच ही जाती है, उससे पढ़िएगा। बनाते हो तो अच्छी बात है, नोट्स बनाना बुरी बात नहीं, नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात है कि बनाओ, बात यह है कि बनाइए। साथ साथ में देखो कितना धीरे धीरे पढ़ाता हूं मैं, आराम से नोट्स लिख सकते हो, फिर भी बच जाते हैं तो क्लास के बाद फिर से इसे देखें। नहीं निकालते हैं सूरज गौतम, सरकारी नौकरी है ये। प्रोहिबिशन पीरियड के अंदर आप तोड़ते हैं तो बॉन्ड होता है, वो आपको जितने पैसे का बॉन्ड होता है वो भरना पड़ता है। ये टेम्परेरी जॉब नहीं है कि 2 सालों के अंदर किसी कारण से आपको निकाल दें, सरकारी नौकरी है। आप नहीं जाओगे तो निकालेंगे ना, उसके अलावा कोई कारण नहीं होता। ठीक है भाई प्रिंसेस। बुक्स मिल जाएगी भाई, भेज दी होगी, आपका नंबर आ गया होगा तो। ठीक है, सब समझ में आ रहा है, बढ़िया बात है। चलिए ओके, थैंक यू।